बच्चों, तो कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा इस वीडियो में कक्षा 10वीं से संबंधित अध्याय 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण जैसे नाम से स्पष्ट ही है, द्विघात समीकरण। तो आज के चैप्टर में जितने भी हम समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे वो रहेंगे द्विघात समीकरण, मतलब उसमें चर की अधिकतम घात दो ही रहेगी, है ना। तो द्विघात समीकरण से संबंधित कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, उन सब मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से फार्मूलाज लगने हैं, उन फार्मूला के बारे में हम आज बात करेंगे और उन फार्मूलों को हम लिखेंगे भी। और जो मुख्य बिंदु इसके कॉन्सेप्ट रहेंगे, किस किस कॉन्सेप्ट का इस चैप्टर में यूज होना है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में समझेंगे। और मेन जो हमारा उद्देश्य है आज का, इस अध्याय 4 में जितनी भी इसकी प्रस्तावना, परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो सारा का सारा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आपको सभी तक इस वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे से देखना है, और पूरा का पूरा जिस वीडियो का जो बेसिक रहेगा वो आपको सीखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो पहले चलिए इसी से बात कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो हमारा पहला जो मुख्य बिंदु रहेगा इसका कि द्विघात समीकरण, इसको समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो द्विघात समीकरण हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, ठीक है। चलिए तो समझते हैं पहले द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है बेटा, समझ लो जरा नाम से, द्विघात। द्विघात सामान्यतः अर्थ क्या निकल रहा है, द्विघात मतलब आप लिखोगे हाँ कि ऐसा समीकरण, समझ लो या इसकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। समझ गया द्विघात समीकरण क्या है? तो ऐसा समीकरण जिसमें चर, जैसे चर क्या कहलाता है, एक्स वाई जेड, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं, ठीक है। एक्स वाई जेड ये चर होते हैं। अचर क्या होता है, 1 2 3 4 ये अचर होते हैं। तो एक्स पर या वाई पर या जेड पर आप देखोगे कि अगर सबसे बड़ी घात 2 की है, या अगर उनका घात का अंक 2 है और 2 से बड़ी कोई घात नहीं है, तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए इसका मानक रूप समझ लेते हैं। आप लिखोगे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। जरा इसका मानक रूप लिख लीजिए कि द्विघात समीकरण को हम लिखते कैसे हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप देखिए आप, जैसे हम यहाँ लिखेंगे कि ax² हमने यहाँ लिखा, देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने लिखा ax² धन bx धन c बराबर 0। इस रूप का होता है द्विघात समीकरण। किस रूप का? कि ax² धन bx धन c बराबर 0। इस रूप का होता है द्विघात समीकरण। सर यहाँ पर a b c क्या है? यहाँ पर a b c अचर हैं, जबकि x क्या है, चर है, और c भी एक अचर पद है। आप a b c की जगह कोई नंबर ले सकते हो। उदाहरण बताएं, हम आपको उदाहरण बता देते हैं। द्विघात समीकरण के उदाहरण क्या होते जरा समझ लीजिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ 2x² धन 3x धन 5 बराबर 0। और भी आप लिख सकते हो 7y² धन 5y धन 3 बराबर 0। और भी बस ABC की जगह संख्याएं बदल दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए जो आपके मन में आ जाए, है ना। और आप इसमें देखोगे इस समीकरण में जैसे चर क्या है, यहाँ पर y है, तो यहाँ y में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। और यहाँ कितनी है y की घात, कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको, 2। और ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो बेटा, वो कहलाता है द्विघात समीकरण। इस बात को समझ लो आप। ऐसे आप कोई भी और बना सकते हो, आपको जो लिखना है। जैसे हमने लिखा 3z² प्लस 5z प्लस 6 बराबर 0। तो ये भी आपका एक द्विघात समीकरण का उदाहरण हो गया। तो द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल बिल्कुल सरल है, सीधी सी बात। आप पूरे समीकरण में देखो कि अगर सबसे बड़ी घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा। इस चीज को समझ लो, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें समझ में ना आए। समझ गए ना आप लोग? चलिए आगे, अब क्या करना है हमें, इसके आगे टॉपिक की बात करते हैं। कौन सा टॉपिक? ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। मैं आशा करता हूँ पूरा पूरा द्विघात समीकरण आपको समझ आ गया, कैसे क्या है द्विघात समीकरण, इसकी जो परिभाषा वो भी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इसका जो मानक रूप है वो भी आपको समझ में आ गया। अगला मुख्य बिंदु क्या है हमारा, जरा इसको समझ लीजिए। अगला मुख्य बिंदु है हमारा गुणनखंड।
गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। गुणनखंडों द्वारा, इसको समझ लीजिए जरा, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। मतलब अगर आपके पास द्विघात समीकरण दिए हैं तो गुणनखंड करके उनको कैसे हल कर सकते हैं। अगर आपको सपोज दैट, मान लीजिए जैसे ये दिया है आपको, या ये समीकरण दिया, या ये समीकरण दिया, द्विघात समीकरण आपको दिया है, तो आप उसको गुणनखंड विधि से कैसे हल कर सकते हो। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। जो द्विघात समीकरण दिया उनको गुणनखंड विधि से हल करना। तो विधि में पहले भी आपको समझा चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में, 9th क्लास में भी मैंने समझाया है ना। और आज 10th क्लास में अगर आपने नहीं समझाया तो यहाँ समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करते हैं इनको, देखो जरा, मैं यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने एक उदाहरण लिया, यहाँ आप देखेंगे कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। यहाँ समझो, पहला उदाहरण जैसे मैं कुछ भी ले लूँ, यहाँ ले रहा हूँ 2x² ऋण 5x धन 3। मैंने लिया कि 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के गुणनखंड निकालो। इस ये सबसे बड़ी घात इसमें 2 है ना। अब सबसे बड़ी घात 2 है, मतलब इस क्या है, द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण किस विधि से करना है, गुणनखंड से। तो आप लिखोगे कि 2x² ऋण 5x धन 3 बराबर 0 के गुणनखंड, ऐसा लिख दो, को गुणनखंड द्वारा हल, है ना, या गुणनखंड विधि द्वारा हल। तो कैसे करते हैं जरा समझिए इसको। आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक मेथड सिखा चुका हूं कि जो x² के साथ जो अंक दिया उसको लिख लो, क्या दिया 2, सबसे लास्ट में क्या दिया धन का 3, दोनों का गुणा करो, कितना आ गया 2 3 के 6 आ रहा है। तो अब क्या करना है, जो बीच का आपका पद है, ये मिडिल टर्म है, जो मध्यम पद है, ये दिया ना यहाँ पे ऋण का 5x। तो आपको क्या करना है कि जब इन दोनों का आप गुणा करते हो तो गुणा करने के बाद जैसे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो आपको इस मिडिल टर्म मतलब मध्यम पद को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए, ऋण का 5x हो जाए, है ना। और जोड़ने घटाने पर ऋण का 5x हो जाए। और अगर इनमें जो हमने जिस अंकों में इसको तोड़ा है, इस ऋण 5 को तोड़ा जिन जिन अंकों में, तो उन अंकों का अगर हम गुणा करते हैं तो धन का 6 आना चाहिए। तो आप ऐसे अंक सोच लो कौन कौन से हैं। आप यहाँ देखोगे कि इसके लिए सिर्फ एक अंक ये बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2x ऋण का 3x, और धन का क्या लिखोगे आप यहाँ 3। कैसे सर, देखो अगर हम ऋण के 2 को ऋण के 3 में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ऋण का 5 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ऋण के 3 और ऋण के 2 ऋण के 5। और अगर हम इन दोनों गुणा करें, देखो 3 का और दोनों गुणा करेंगे तो 3 दूनी का 6, ये ऋण का ऋण का गुणा करोगे तो धन का 6 आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग। तो ऐसे हमें सोचना पड़ता है कि इस मध्यम पद को किस प्रकार या किन किन संख्याओं में तोड़ देगी, जोड़ने घटाने पर ऋण 5 आ जाए और गुणा करने पर, जिनका गुणा करने पर आगे से 6 मिल रहा है तो 6 आ जाए, ठीक है। अब कैसे करेंगे, उसमें कॉमन दिख लो, अब क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ, इन दोनों पदों में देखो 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 2x। आप इसमें से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ 2x निकाला, यहाँ पे 2x, देखो 2 तो है, 2 निकाल लिया, यहाँ पे 2x है, इसमें से एक x निकाल लिया, एक x बचेगा। यहाँ से 2x निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा सर, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, ये जो यहाँ बचा हुआ है ना कोष्टक में, वो भी यहाँ बचना चाहिए। तो आप इसमें से ऋण 3 निकाल लो। अगर हम ऋण 3 निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और धन में से ऋण निकाल लिया तो एक ऋण बचेगा, और 3 निकाला तो 1 बचेगा, बराबर 0। अब ये भी और ये भी सेम, देखो ये दोनों सेम है ना, तो इसको उभयनिष्ठ ले लो, इनको इसको क्या कर लो, कॉमन ले लो। आप कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x ऋण 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2x और ऋण 3, तो लिख दो 2x ऋण 3। ये इसके गुणनखंड हो गए, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये इस समीकरण के ये गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड करना बिल्कुल सरल है। आपको पहले क्या करना है, समीकरण को लिखना है, फिर जो x² का गुणांक जो लास्ट वाला चर पद है, दोनों का गुणा करो, गुणा करने पे कितना आ रहा, 6 आ रहा। तो अब जो बीच की संख्या है इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए और गुणा करने पर 6 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड हमें अपनानी है, तो और ऐसे सॉल्व करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, हम बात करते हैं उस पर, द्विघात समीकरण। जरा इसके बारे में समझ लीजिए। द्विघात समीकरण एक मुख्य इसका फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप समझ लो और इसको आप याद कर लो, ये सभी क्वेश्चन में लगने वाला है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। द्विघात, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं,
द्विघात, तो द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है, इसको द्विघात समीकरण भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है, आप लिख लीजिए इसमें, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण बोल सकते हैं हम इसको, फॉर्मूला को आप द्विघात समीकरण बोल सकते हैं, ठीक है, या द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र भी आप इसको बोल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका होता है, यहां समझ लीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। समझिए, अगर मैं बता रहा हूं, जहां समझ लो, जहां जैसे फॉर्मूला दिया ax स्क्वायर धन bx धन c, ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। आप यहाँ देखो, जहां पे a लिखा है ना, a मतलब इस समीकरण जैसे हमने लिखा है 5x स्क्वायर धन 3x धन 6 लिखा है, तो ये कहलाएगा बेटा a का मान, ये कहलाएगा b का मान, और ये कहलाएगा c का मान। तो जहां जहां इसमें a लिखा है मतलब x स्क्वायर का गुणांक आप रखो, जहां पर b लिखा है वहां पर 3 लिखोगे, और जहां पर c लिखा है मतलब वहां पर 6 आप भरोगे, और इसको पूरा हल कर दोगे, और हल करने के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे, इसके मूल हमें क्या हो, यहाँ पर मूल इसके हमें मिल जाएंगे। एक फॉर्मूला और होता है विभक्तिकर का, जरा इसको समझो, विभक्तिकर क्या होता है, विभक्तिकर आप यहाँ लिख दो, विभक्तिकर, विभक्तिकर, और विभक्तिकर को हम ज्यादातर डी से डिनोट करते हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर ऋण 4ac। जो ये मान हमें मिलता है कि बी स्क्वायर ऋण 4ac, वो कहां से मिलता है, ये आप इसकी जगह पे डी का मान भी सीधा रख सकते हो, या सीधे ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को जरा आप समझो कि कुछ प्रकृति के, इसके मूलों की प्रकृति होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि मूलों की प्रकृति। अगला मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको मूलों की प्रकृति, क्या दे रहा हूँ बेटा, मूलों की प्रकृति, जरा इसको समझो, मूलों की प्रकृति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लो इसको जरा। मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति में पहले आपको क्या समझना है, मूलों की प्रकृति में आप पहले देखोगे कि समीकरण क्या है। जैसे आपका द्विघात समीकरण में यहाँ लिख रहा हूं कि द्विघात जो आपका समीकरण है, जो आपका द्विघात समीकरण वो कैसा होता है, अभी मैंने बताया कि ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप का होता है। ये हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप का मतलब होता है कि ऐसे इस रूप में लिखा जाता है, सिर्फ a b c की जगह पे संख्याएं आ जाती हैं, लेकिन पूरा जो इसका ढांचा होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण इस प्रकार का होता है। अब इसकी 3 कंडीशन होते हैं मूलों की प्रकृति की, जरा पहली कंडीशन समझ लो। इसकी पहली कंडीशन में लिख रहा हूं, अगर पहली कंडीशन के बारे में जरा बात कर लेते हैं, बुक्स में दिया हुआ है। ये पहली कंडीशन है कि दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं। ये कह रहे हैं कि दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं। जरा समझना मैं क्या बता रहा हूं, वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं। यदि कंडीशन क्या बनती है, यदि आपके यहाँ कंडीशन बन रही है जो आपने विभक्तिकर निकाला है, विभक्तिकर मतलब डी का मान जो निकाला कि 20 को हल करने के बाद आप देखते हो कि आपकी वैल्यू कैसी आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है। मतलब इसको हल करने के बाद आप देखो कि जो इसको हल करने के बाद मान मिल रहा है वो 0 से बड़ा मिल रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी अंक मिल रहा है, मतलब 0 से बड़ा अंक मिल रहा है, तो आप उस समय क्या लिखोगे, दो भिन्न मूल वास्तविक होंगे। तो समीकरण के मूल क्या होंगे, दो भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। कब, जब हमें इसको हल करने के बाद वैल्यू 0 से बड़ी मिल जाए। ये सब इस तरह मुंह खुला का मतलब है कि जो इस साइड लिखा हुआ ना उसका मान बड़ा होगा जो इसके पीछे लिखा है उससे, ठीक है। और अगर ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा लगा 0, तो इसका मतलब ये कि जितनी भी संख्या मिलेगी वो सब ऋणात्मक मिलेगी, क्योंकि 0 से छोटी सभी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और 0 से बड़ी सभी धनात्मक संख्या होती है। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याओं का मीडिएटर माध्य क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। इस चीज को समझ लो। दूसरी कंडीशन क्या बनती है इसमें, दूसरी कंडीशन बनती है कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। वास्तविक मूल होते हैं सर, मैं समझा रहा हूं, वास्तविक मूल होते हैं। समझना जरा मैं क्या होता हूं, देखो दो भिन्न मूल होते हैं। जब भिन्न मतलब अलग अलग मूल प्राप्त हो, मतलब अल्फा और बीटा का मान जो आपको शून्य के मिलेंगे वो अलग अलग मिलते हैं अगर, तो समझ लेना कि कैसे होंगे, मूल वास्तविक हैं, ठीक है। जब क्या होगा, 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो अलग अलग मिलेंगे। और जब दो बराबर मूल वास्तविक हो तो क्या होगा, इसकी कंडीशन ये होती है कि जो आपके 20 के ऋण 4ac जो आपका विभक्तिकर है वो विभक्तिकर कैसा है, अगर इसका हल करने के बाद 0 आता है, अगर हल करने के बाद मान 0 आता है तो समझ लीजिए कि ये क्या होगा, इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक मूल होंगे, दो मूल उसके बराबर होंगे।
मतलब एक जैसे आएंगे, जैसे 7 7 आएंगे, 6 6 आएंगे, 5 5 आएंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी कंडीशन होती कोई वास्तविक मूल नहीं होता। कोई मूल नहीं होगा, कब नहीं होगा? कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कब नहीं होगा, किस कंडीशन में नहीं होता, जरा समझ लीजिए। नहीं होगा यदि क्या कंडीशन बनती है कि जो 20 के ऋण 4ac का मान है वो कैसा है, जो मान आ रहा है वो सब कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। अगर हल करने के बाद मान कैसा आ रहा है बेटा, ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा मान आ रहा है, जैसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ऋण 10, ऋण 20, ऋण 100, ऋण 1000, ऋण 10,000। तो 0 से जितनी भी ऋणात्मक संख्या वो सब 0 से छोटी होती है, और जितनी भी धनात्मक संख्या होती है वो 0 से बड़ी होती है। तो आप समझ लो कि अगर 0 से छोटी वैल्यू आ रही है इसकी, मतलब ऋणात्मक संख्याएं आ रही है, समझना जरा। अगर ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं, धनात्मक, सॉरी 0 से बड़ी मतलब सारी संख्या धनात्मक आ रही, तो समझ लेना कि दो भिन्न मूल वास्तविक होंगे। और अगर दो ही मूल बराबर हों, कब? जब 0 के बराबर मतलब इसका हल 0 आ जाए, तो समझ लेना कि मूल बराबर होंगे। और जब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, अगर जो भी संख्या ऋणात्मक आ रही तो समझ लेना कि कोई मूल नहीं होगा। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसमें समझ लेना का पूरा की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड होती है इन फॉर्मूला को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको अच्छे से करना है, रट लेना है, समझ लेना है। एक बार नहीं तो दो बार, दो बार नहीं तो 3 बार, जितने बार में समझ में आए आपको समझना है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे मैं समझा रहा हूं आपको कुछ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये अगर आपसे बनेगा तो पूरा का पूरा चैप्टर आपसे बनेगा। चैप्टर बिल्कुल इजी है, सिर्फ बेस्ड किस पर है, इस फॉर्मूला पर। जो मैं आपको प्रस्तावना वाला वीडियो समझा रहा हूं ना, इस प्रस्तावना को आप अपने दिमाग में बैठा लो बिल्कुल। अगर आपने ये पूरी प्रस्तावना दिमाग में बैठा ली तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप बिना पूछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है बिल्कुल। आप उसको अच्छे से दिमाग में उतार लो बस, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से पढ़ना है आप सभी को। चलिए आगे समझाता हूँ। इस चैप्टर का जितना भी बेसिक था बेटा वो मैंने अभी तक पूरा कंप्लीट करवा दिया है आपको। अध्याय 4 से संबंधित जितना भी बेसिक था, इस अध्याय 4 का जो परिचय था वो सारा का सारा परिचय मैंने आपको अभी इसी वीडियो में समझा दिया है, और इसी वीडियो में पूरा का पूरा परिचय मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे बेटा प्रश्नावली 4.1, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 4.2, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे 4.3। तो आपको अध्याय 4 के 4 वीडियो मिल जाएंगे। उन चारों वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, पूरा का पूरा चैप्टर। अगर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने चारों वीडियो अच्छे से देख ली तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। तो आपको सारे के सारे वीडियो अच्छे से देखना है, और इस वीडियो में इसका प्रस्तावना मैं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपको और नए एक्सरसाइज के साथ, ठीक है बेटा। चलिए तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।